चलो देखो, अब तक इस चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ लिए? मैटर के बारे में पढ़े, फिर कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा, उसके बाद मिलिकन्स ओल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा। ठीक है, इतना कुछ अब तक इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। लेकिन उसके पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कितना देर चलेगा? आधा घंटा पढ़ाना पड़ेगा, मिनट लगेगा। उसके अलावा उससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो पहले पढ़ाया हुआ टॉपिक के ऊपर में हम लोग करेंगे, खुद मारेंगे, याद रखना। आराम से लड़का। ए, क्वेश्चन है, देखोगे, सबसे पहला सवाल है, पढ़ाई पे ध्यान दो। Among the following the lightest subatomic particle is, बताना है इन चारों गिवन ऑप्शन में से जो सबसे लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो कौन होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। बताओ, इन चारों के अंदर में से सबसे जो लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो सबसे हल्का सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो कौन है? हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन, जिसका इसका आंसर इलेक्ट्रॉन था, सही है। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन आइटम को कहते हैं, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप होता है न्यूट्रॉन। और जाहिर सी बात है, न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, दूसरा सवाल है, द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जो था वो क्या था? 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम के जी पर के जी। ऑप्शन बी 1.9 इंटू 10 पे पावर 12 कूलम के पर के जी। ऑप्शन सी 1.7 इंटू 10 पे पावर 11 कूलम पर के जी। एंड ऑप्शन डी 1.8 इंटू 10 पे पावर 13 कूलम पर के जी। ठीक है, चार्ज बाई मास का रेशियो क्या आया था? डी। कितना लोग ए बोल रहे, हाथ उठाइए। कितने लोग बी बोल रहे, हाथ उठाइए। बी वाले, अब ए वाला हो गया ना, बी वाला हाथ उठाओ। सी क्या आया था? वन अरे 10 पे पावर 12 तो आया ही नहीं था, आया तो आंसर 10 पे पावर 11 के फॉर्म में था, याद करो। कॉपी का पेज पलटो, नोट्स बनाए ही नहीं किए होगे तुम लोग, नहीं ना बनाए नोट्स? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, सब क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखोगे। कैथोड रेज हैव मास ओनली, ऑप्शन बी चार्ज ओनली, ऑप्शन सी नाइदर मास नॉट चार्ज, और ऑप्शन डी मास एंड चार्ज। क्या लगता है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है?
बी चार्ज ओनली। कितने लोग बी बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। अभी कोई तो बी बोला था ना, हाथ उठाओ। क्षमा, बी बोले, बी बोले। बताओ समीर रीजन, किस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि डी आंसर सही है? हाँ, गलत जवाब। कौन बताएगा? आंसर तो डी सही है। चल, डी ऑप्शन सही है, रीजन बता दो खाली, क्यों? सही था, तो कैथोड रे के अंदर में इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम था, और इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम में तो चार्ज तो होगा। मास है कैसे मालूम चला था? पंखा को घुमा दिया था ना। हाँ, तो यानी कि पार्टिकल नेचर, अब अगर जो भी चीज पार्टिकल है उसके पास कुछ तो मास का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, ऐसे सुनो। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट वन, इट इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। स्टेटमेंट टू, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी, इट इज ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। ऑप्शन डी, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रे। सी ऑप्शन में है, इट इज ए बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम। ये जवाब है तुम्हारा। हमारा क्या है? बी, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सवाल में पूछ रहा है कि क्या इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, सुनोगे? लिख दे, क्वेश्चन भेज देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे? इनमें से कौन सी बातें जो है वो कैथोड रे के लिए सही नहीं है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, पहला बात। दूसरा, कैथोड रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तीसरा, नेचर ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और ऑप्शन डी है, कैथोड रे आर प्रोड्यूस इनसाइड द चार्ज ट्यूब। सुने, फिर से सुनो ढंग से। अच्छा ठीक है, लेकिन कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे, चुपचाप बैठे, उनके लिए क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे? इनमें से कौन सी बातें कैथोड रे के लिए सच नहीं है? पहला ऑप्शन है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या ये सही है कि गलत है, ये बताओ। सही है, क्योंकि कैथोड रे के अंदर में इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। दूसरा है यहाँ पे, कैथोड रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। कैथोड रे का डिस्कवरी कौन किए थे? सही है गलत है? सही है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट उन्हीं का था। फिर नेचर ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रे का नेचर डिपेंड करेगा कि हमने उस ट्यूब के अंदर में कौन सा गैस लिया है, हाँ या ना? कितने लोग हाँ के सपोर्ट में हाथ खड़े? नेचर ऑफ कैथोड रे का नेचर डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने ट्यूब के अंदर में कौन सा गैस लिया है। नेचर ऑफ कैथोड रे डिपेंड्स अपॉन द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। अब तुम लोग को जवाब देना है हाँ या ना। हाँ, मतलब डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? अलीना, कौन बोला था? तो आयशा, हमजा, कितने लोग ना के इसमें है कि नहीं करेगा? फरहान, क्यों फरहान? कैथोड रे किसके कारण था? इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर मान लो तुम्हारे पास सोडियम का गैस है, तुम्हारे पास क्लोरीन का गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन के, इसका इलेक्ट्रॉन, ये क्या ये चार इलेक्ट्रॉन आपस में सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम होगा, यानी कि कैथोड जो है, कैथोड रे जो है उसके वो जो है गैस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो सबका ही सेम आएगा ना, ऐसा थोड़ी कि सबका इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है। तो और फरहान का सही है कि डिपेंड नहीं करता है, गैस के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अगला सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो विच इज ट्रू, ऑप्शन ए है E by M values of cathode ray generated by discharge of different gases are different. ऑप्शन बी है E by M value of anode rays generated by discharge of different gas. सेम. ऑप्शन सी है E by M of proton is greater than E by M of electron. और ऑप्शन डी है E by M of proton is greater than E by M of particle. हाँ ध्यान दो, क्या है सवाल पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा बात सही है. ठीक है, सवाल क्या है, E by M values of cathode ray generated by discharge of different gases are different. E by M इलेक्ट्रॉन बाई मास का रेशियो जो था वो अलग अलग आएगा अगर हम लोग ट्यूब के अंदर में अलग अलग गैस लेंगे. क्या ये बात तुम्हारे हिसाब से सही है गलत है? सवाल समझो, पूछ रहा है कि इन चारों बातों में से कौन सा बात सही है. पहला बोला कि E बाई एम जो इलेक्ट्रॉन बाई मास चार्ज बाई मास का जो रेशियो है वैल्यू है, ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में आया था, अगर हम लोग गैस को बदल देंगे तो क्या ये वैल्यू बदल जाएगा? गैस को हम लोग गैस को बदलेंगे तो वैल्यू बदलेगा? अरे बिल्कुल बदलेगा. कैसे बदलेगा? चार्ज बाई मास का रेशियो है. अगर मान लो तुम लोग अभी कोई A1 गैस लिए हुए थे, ठीक है, अभी तुम कोई दूसरा गैस ले लोगे तो मास बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब मास बदलेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बदलेगा, mg का वैल्यू बदलेगा. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू बदलता है तो ओवरऑल E बाई एम का रेशियो में थोड़ा बहुत चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा. तो E बाई एम का वैल्यू चेंज होने के कारण जो गैस का चेंज होने के कारण चार्ज बाई मास का रेशियो बिल्कुल चेंज होगा. पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है ना. लेकिन चार्ज बाई मास वैल्यूज ऑफ कैथोड रे जनरेटेड बाय डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट. हाँ, डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैस अगर लेंगे तो चार्ज E बाई एम का वैल्यू क्या होगा? बाकी ऑप्शन तो पढ़ना भी नहीं पड़ा, पहला ही वाला मिल गया ना. बाकी क्वेश्चन घर पे कर लेना है, बहुत सारा क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन अभी और है. हाँ क्या, अब भेज देंगे. चलो देखो, कल हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल देखा था. प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर में क्या बोला गया था कि जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जो था उसको प्रपोज किया था. उसमें बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो वाटरमेलन के रेड वाले हिस्से की जैसे है, जो कि एक एटम के अंदर में पूरी तरीके से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर में कहीं 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 पे इम्बेडेड है. हालांकि ये मॉडल को बहुत ही जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल करके कि इस मॉडल के अंदर में कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, और दूसरी बात वो एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे कि न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, इन सारी चीज़ों को वो मॉडल बिल्कुल भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. तो उस मॉडल को बहुत ही जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया. तो फिर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए हैं उनका नाम है रदरफोर्ड. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, अब रदरफोर्ड अभी देख चुका है कि जे थॉमसन के साथ क्या हुआ है, लोगों ने भर के बेइज्जती कर दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ये सीधा सीधा कुछ थ्योरी नहीं देंगे, पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लेकर के आएंगे और उसके बाद यहाँ पर कुछ थ्योरी देने का कोशिश करेंगे. तो रदरफोर्ड का मॉडल ऐसे तो तुम लोग को बेसिक याद ही होगा. यहाँ पर हम लोग के पास क्या होता है, यहाँ पर हम लोग के पास एक अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल होता है ना जी, अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल है. यहाँ से अल्फा रे निकलेगा, ठीक है,
और हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल लिया था, ठीक है, इस तरीके का क्या लिया था, एक गोल्ड फॉइल लिया था। गोल्ड फॉइल को ही क्यों लिया गया था, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है बहुत ज्यादा मैलिबिलिटी को शो करता है, यानी एकदम जो थिनेस्ट पेपर का फॉर्म जिसको दिया जा सकता है वो गोल्ड है, इसीलिए यहाँ पे गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही साथ क्या था, पीछे के साइड में इस तरीके से क्या लिया था, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल को लिया गया था, विच इज जनरली जिंक सल्फाइड को तुम ले सकते हो। इसके ऊपर में जहां पर भी रेडिएशन पड़ेगा वहां पे क्या हो जाएगा, एक हल्का सा ब्लैक स्पॉट तुमको देखने के लिए मिलेगा रेडिएशन के कारण। अब यहाँ पर चलो रिएक्शन को पूरा करते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। यहाँ पर से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर से हम लोगों ने अल्फा रेस को इमिट करना शुरू किया। ये बहुत सारे अल्फा रेस गए, अल्फा रे गया, ठीक है। तो बहुत सारा अल्फा रे के जाने के कारण जो हमारा पीछे की तरफ जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल था उसमें ज्यादातर जो हमारे जो ब्लैक कलर के डॉट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बन गए। क्या देखा गया कि जब हम लोगों ने अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल से अल्फा रे को गोल्ड फॉइल के ऊपर में बम्बार्ड कराया तो उसके कारण क्या हुआ, ज्यादातर जो तुम्हारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर में जो डार्क स्पॉट बन रहा था वो इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे बन गया, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखा क्या क्या गया, ऑब्जर्वेशन, क्या है यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखा क्या गया, ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल कर आया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये आया कि मोस्ट ऑफ द डार्क स्पॉट्स वेयर फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा गया, जैसे ही हम लोगों ने अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल से अल्फा रे को रिलीज किया गोल्ड फॉइल के ऊपर में डाला तो पीछे की तरफ जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हमारा था, ज्यादातर जो डार्क स्पॉट है वो इसी डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन पे अल्फा रे जिस तरफ जा रहा है उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर में ज्यादातर डार्क स्पॉट बनता हुआ दिखाई दिया। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे देखा गया कि कुछ अल्फा रे जो है वो यहाँ पर भी कुछ डार्क स्पॉट्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो फिर बोला गया कि फ्यू डार्क स्पॉट्स वेयर ऑब्जर्व्ड at some angle of the अल्फा रे, ठीक है। फिर बोला गया कि कुछ डार्क स्पॉट जो है वो कुछ एंगल पर जाकर के डार्क स्पॉट जो है वो कुछ एंगल पे जाकर के हम लोगों को अल्फा रे के जो स्ट्रेट लाइन जो था उसका जो नॉर्मल पाथवे था उससे कुछ एंगल पे डेविएट होकर के हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि डेविएशन इन द पाथवे हम लोगों को देखने के लिए मिला। और फिर तीसरे नंबर पे ये भी बताया गया कि वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे डॉट्स है, ठीक है, वेरी फ्यू डार्क स्पॉट्स वेयर ऑब्जर्व एट लार्ज एंगल, ठीक है, ऑफ अल्फा रे, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस हम लोगों को इस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर देखने के लिए मिला। क्या किया गया यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने एक अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल लिया। अल्फा रे को ही क्यों लिया, क्योंकि अल्फा रे थोड़ा सा पावरफुल रेडिएशन होता है, ठीक है। अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल हम लोगों ने लिया, फिर हम लोगों ने गोल्ड फॉइल लिया। फिर यहाँ पे बात आता है गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड फॉइल जो है वो हाईएस्ट मैलिबिलिटी नेचर को शो करेगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा थिन फॉर्म के अंदर में चेंज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड फॉइल को ही लिया। फिर यहाँ पर अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल्स हम लोगों ने क्या किया, अल्फा रे को हमने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर में डलवाया। तो जैसे ही अल्फा रे हमने यहाँ पर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर में क्रॉस कराया, ठीक है, बम्बार्ड कराया, तो क्या देखने के लिए मिला, पहला ऑब्जर्वेशन ये मिला कि ज्यादातर जो डार्क स्पॉट्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा रे हम लोगों को देखने के लिए मिला। फिर बोला गया कि कुछ ऐसे डार्क स्पॉट्स थे जो एट सम एंगल हम लोगों को देखने के लिए मिले। और फिर आखिर में बताया गया कि बहुत कम, बहुत 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 ज्यादा कम नंबर्स के अंदर में ऐसे डार्क स्पॉट्स थे
जो बहुत ही ज़्यादा बड़े डेविएशन यानी कि बहुत ही ज़्यादा लार्ज एंगल के ऊपर में हम लोगों को जिंक सल्फाइड के ऊपर में देखने के लिए मिला था। तो ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन इसका निकल करके आया। अब इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोगों को इसका थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन के अंदर में बताया गया कि सबसे पहला कंक्लूजन जो है कि लगता है ड्यूटी लग गई मैं भी इन लोग का नखरा देखूं। हाँ देखो ऐसे लेटा दो, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? अगर अब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हुआ, सीधा जाकर के अल्फा रे ज्यादातर जो हमारे रेडिएशन थे वो इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा रे बना। तो इससे पहला हम लोगों को कंक्लूजन ये मिला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom most of the space inside the atom is empty, ठीक है। बहुत सारा एक एटम के अंदर में जो ज्यादातर जो स्पेस है, ठीक है, एक एटम के अंदर में जो बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। तभी तो वहां पर किसी तरीके का डेविएशन हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। फिर दूसरा में नोटिस किया गया कि सेंटर में कुछ तो है, ठीक है। देयर इज ए क्या है, देयर इज एक accumulation of there is a accumulation of positive charge there is a accumulation of positive charge in the center due to which alpha ray particle show deviation, ठीक है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे कि सेंटर में कुछ तो पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है, पॉजिटिव चार्ज का भंडार है, जिसके कारण अल्फा रे जो है, अल्फा रे पार्टिकल जो है वहां पर हम लोगों को डेविएशन करता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज था इसको बोला गया कि सेंटर में कुछ न्यूक्लियस जैसा मौजूद है, यानी कि और फिर बताया गया कि सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज का भंडार है ना, बताया गया कि ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इसके बारे में बताया कि एक एटम के अंदर में जो मास होता है वो मास किसके कारण होता है, इसी न्यूक्लियस के कारण होता है। और फिर आगे चल के हमको ये भी मालूम चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन है। तो एक एटम का जो मास है वो इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर, समझे? तो सवाल यहाँ पे, लेकिन एक और चीज हमको बोलना था, याद आ गया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है वो इन कंपैरिजन टू द एटम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अगर तुमको साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया जाए तो ये लगभग तुम्हारा कितना होता है, 10 पे पावर -15 का राउंड होता है। 15 सर, 15 चेक करके आओ। एटम का जो साइज होता है वो नियरली 10 पे पावर -10 के नियर बाई होता है, ठीक है। चेक करो तो, हो सकता है शायद मेरे से गलती हो। ऐसे कैसे? हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अल्फा रे पार्टिकल चुना गया है, पहले बोल रहे हैं अल्फा रे पार्टिकल चुने हैं ना हम लोग। कोई बात नहीं, हो सकता है कि 13 हो, शायद से हम गलत ध्यान दे दिए। होने का तो कुछ भी हो सकता है, होने का तो सोनिया एग्जाम में टॉप भी कर सकती है। हाँ 15 है। हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम अल्फा रे पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई है, उसका चेक करो।
ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर साइज के लिए, ठीक है, नहीं, और एक और पॉइंट था यहाँ पर जो मेरे से रह गया अभी, ठीक है, एक और बात यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर में बताया गया था कि अल्फा रे पार्टिकल हेड ऑन कोलाइड विथ head on collide with nucleus traces back। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अल्फा रे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन ओवरलैप करता है, एकदम आमने सामने टकराता है, तो वो वाला अल्फा रे पार्टिकल क्या करेगा, जिस डायरेक्शन से आया सेम उसी डायरेक्शन से रीबॉन्ड कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर बताएंगे। एक्सपेरिमेंट के अंदर में क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के अंदर में कुछ खास नहीं है, सिंपल एक अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल लिया गया। ठीक है, अल्फा रे इमिटिंग पार्टिकल ने क्या किया, अल्फा रे को इमिट किया, अल्फा रे जो है गोल्ड फॉइल से टकराया, तो यहाँ पर देखा गया कि ज्यादातर जो डार्क स्पॉट है जिंक साइड के ऊपर में वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा रे बना, कुछ डार्क स्पॉट थोड़े एंगल पे बने, कुछ डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा एंगल पे बने, और कुछ वेरी फ्यू बहुत 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 ज्यादा कम डार्क स्पॉट जो है वो एकदम रीबॉन्ड करता हुआ दिखाई दिया। तो इसके हिसाब से फिर बताया गया कि अगर ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेडिएशन जो है वो सीधा सीधा चले गए, विच मीन्स एटम के अंदर का ज्यादातर जो जगह है वो कैसा है, खाली है। फिर बोला गया कि कुछ डेविएशन हो रहा है, कुछ अल्फा रे पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे डेविएट कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ऐसा सेंटर में होगा जो कि वहां पर ऐसा कर रहा है, तो बताया गया कि वो क्या है, वो हमारा न्यूक्लियस है। और बहुत 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 ज्यादा कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो रीबॉन्ड करते हुए भी हम लोगों को दिखाई दिए, जो न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलाइड कर रहा था। ठीक है, एंड और क्या बताया कि जो सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और जो एटम का जो मास है इसी न्यूक्लियस के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम लोग नेग्लिजिबल मान करके, यही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, यही आज की क्लास में हमको तुम लोगों को पढ़ाना। इसके बाद अगला जो साइंटिस्ट हमारे पास आएंगे वो आएगा तुम्हारा नील बोर। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी तुम लोगों को मिल जाता है, R इज इक्वल टू आर नॉट ए भाई। ठीक है, R जो है तुम्हारा साइज ऑफ रेडियस ऑफ एटम होता है, आर नॉट तुम्हारा कांस्टेंट है, और ए तुम्हारा एटॉमिक मास है। जरूर मी से जल्दी खत्म हो गया, क्वेश्चन बहुत सारा है, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पता है कम आता है, ज्यादातर थ्योरी क्वेश्चन है, असर्शन रीजन में आएगा, स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, समझे। अब देखो, अब तुमको फेलियर ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ाते हैं, चलो टाइम बच गया है, कुछ अच्छा होगा आज। कहाँ छुट्टी, तैयार हो गए, ठंडा लग रहा है तो थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो। मैक्सवेल्स थ्योरी, ठीक है। अब यहाँ पर समझो क्या, कर लो ना तुम लोग रहे दो। ए शांति से रहो जी, मेरा सर मत कहो, सब फिजिक्स क्लास में करते रहना टैग तरीके से। हम एक लास्ट करके छोड़ दे रहे हैं, पढ़ाने दो शांति से। हाँ ठीक, देखो मैक्सवेल थ्योरी, अभी तक हम लोगों को क्या मालूम चल गया है, अरे पढ़ने पे ध्यान दो ना, बिना पढ़ाई लिखाई के क्या करेगा। ये इस तरीके से एटम था, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर में, शांति से नहीं रहोगे तुम लोग, जोर से बोलना पसंद नहीं है, फिर तुम लोग ऐसे चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से एटम होता है, इसके अंदर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है।
अभी तक का जो थ्योरी हम लोगों को मिला, 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए जी? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों को क्या मालूम चला है कि एटम जो है एक सर्कुलर, रदरफोर्ड तक के कहानी में, रदरफोर्ड तक के बाद आते आते तक हम लोग इतना तो समझ गए हैं, रदरफोर्ड के तो एक्सपेरिमेंट को पढ़ते पढ़ते हम लोग अभी तक इतना बात तो समझ गए हैं कि जो एटम है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का है, पहला बात। दूसरा बात हम लोग यहाँ तक समझ गए कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है, और जो भी नेगेटिव चार्ज है वो बाहर में कहीं तो घूम रहा है। बाकी इसको जब नील बोर का थ्योरी आएगा ना, तो वहां पे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा कि स्टेट्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग मैक्सवेल्स की थ्योरी के हिसाब से जानेंगे कि रदरफोर्ड को गलत कैसे साबित किया गया। तो यहाँ पर मैक्सवेल्स का थ्योरी क्या कहता है, यहाँ पर एक नॉर्मल सा बात है, तुम लोग भी रिलेट कर पाओगे कि ये जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, हम तुम लोग को बताया था कभी ना कभी कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो स्टैटिक कंडीशन में ना हिल तो नहीं रहा, मूव तो नहीं कर रहा है, स्टैटिक चार्ज है, तो इसके आसपास क्या होगा, इसके आसपास एक अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। किसी भी स्टैटिक चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है नहीं होता है? हाँ होता है, नहीं भी मालूम है तो मान के चलो कि होता है, ठीक है। 12th क्लास में आओगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है। तो एक स्टैटिक चार्ज जो होता है, स्टैटिक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बाहर में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी फील्ड के अंदर में गोल गोल घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसी फील्ड के अंदर में क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा, घूम रहा है, घूमेगा क्या, यहाँ पर घूम रहा है। तो यहाँ पर मैक्सवेल का यहाँ पर क्या बोला जाता है, अब लोगों ने सवाल पूछा रदरफोर्ड से, ठीक है। सवाल क्या है कि मैक्सवेल इस थ्योरी के अंदर में क्या होता है, हम लोग को मालूम चलता है कि अगर एक अपोजिट नेचर वाला चार्ज एक अपोजिट नेचर वाले मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए ना। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, न्यूक्लियस के अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट नेचर वाला है, तो ये अपोजिट नेचर का चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में जब घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, तो उसके कारण वो क्या करना चाहिए, एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना। और तुम देखोगे कोई भी चीज जो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है वो एनर्जी को रेडिएट करता है। जैसे तुम पानी में पत्थर फेंकोगे तो वेव फॉर्मेशन देखोगे, लेकिन जैसे जैसे सेंटर से दूर जाता रहता है तो वेव फॉर्मेशन क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है। यानी कि एनर्जी को क्या किया, एनर्जी को रेडिएट किया, कुछ रेडिएट करना, विच मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को मिलता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और उसके अंदर में अपोजिट नेचर वाला चार्ज अगर रिवॉल्व करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी क्या करना चाहिए, कुछ एनर्जी को रेडिएट करना चाहिए। और अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा विच मीन्स एनर्जी को लॉस करेगा, तो एनर्जी को लॉस करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते 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 या कहाँ पे चला जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर में जाकर के गिर जाएगा। और जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर में जाकर के गिरेगा, तो क्या एटम का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो ये एक सवाल निकल करके आ रहा था जिसको रदरफोर्ड ने बिल्कुल भी कोई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया नहीं, ठीक है। रदरफोर्ड के टेबल के अंदर में यही जो रीजन है, यही जो है वो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक का रीजन बना, ठीक है। कि जो जो एनर्जी, जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसको रदरफोर्ड, या इलेक्ट्रॉन जो है कैसे रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है, उसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। नोट्स बनाओ, तुम लोग जितना हल्का में ले रहे हो, तुम लोग को जितना तुम लोग पता है वही ठीक रहता कि बोर्ड पे लिखा है कॉपी में लिखो घर जाओ। का फायदा ये होता है कि क्लास के अंदर में टाइम का, तुम लोग क्लास के अंदर में लिखोगे, लिखते लिखते तुम लोग 100 साल लगाओगे। क्या बोले, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड कंटिन्यूअसली डिक्रीज अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ड्यू टू विच the electron fell into the nucleus, fell into the nucleus, but this is not खराब है जी।
थोड़ा सा तुम लोग लैंग्वेज अपने से बेहतर कर लेना, बट दिस इज नॉट हैपनिंग, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो एंड नोट में क्या है, रदरफोर्ड कुड नॉट, और रदरफोर्ड ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से ये मालूम चला हम लोगों को कि कोई भी चीज जो मोशन में है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वो क्या कर रहा होना चाहिए, एनर्जी को रेडिएट कर रहा होना चाहिए। अगर एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी के कारण अगर एनर्जी लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का खुद का एनर्जी लॉस होगा, तो सेंटर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो लॉस हो नहीं रहा है, तो सेंटर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस हुआ तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा ताकत से खींचेगा, तो ज्यादा ऐसे धीरे 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 ज्यादा फोर्स लगते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सेंटर में है जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी ही तरीके से खींच चुका होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के ऊपर में गिर जाना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर में जाके गिरेगा तो वह एटम जो एग्जिस्ट, वो जो एटम है क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग देखते हैं दुनिया में बहुत सारे एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत पहले से अच्छे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, कि एटम जो है वो रिवॉल्व कर रहा है लेकिन क्या करके न्यूक्लियस के ऊपर में नहीं गिर रहा है, इसका रीजन क्या है वो रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर में हम लोग को मालूम नहीं चलता। ये मालूम चलेगा हम लोग को नील बोर के मॉडल के, जो कि हम लोग जाहिर सी बात है कल पढ़ने वाले। छुट्टी ना हुआ है, पढ़ाने वाले कल है, अभी कुछ बचा हुआ है, नील बोर का कल पढ़ाने वाले बोले ना, है कुछ है। ठीक है, एक छोटा सा चीज है उसको भी मेंशन कर लो, मैक्सवेल it states that if a charge accelerates in field of opposite charge, then it continuously loses energy form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैक्सवेल का थ्योरी था, और मैक्सवेल का थ्योरी जो है ये बात बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में चल रहा है तो उसके कारण एनर्जी लॉस होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन एक समय के बाद जाकर के न्यूक्लियस के ऊपर में गिरना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, और रदरफोर्ड ने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा कैसे हो रहा है, यही उसका ड्रॉबैक है, क्योंकि हम लोगों को बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर में मालूम चलेगा कि क्यों नहीं जाकर के गिर रहा था। हो गया, नहीं है।